हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इशिता पड़ी मुसीबत में। इधर इशिता और अनाया को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कबीर और सोहेल वहाँ बैठकर उन्हें ही देख रहे हैं। अंगद से मिलने के बाद और उससे ढेर सारी बातें करने के बाद अनाया इशिता से कहती है, ज़्यादा समय हो गया, अब हमें घर चलना चाहिए। अनाया की बातों को सुनकर इशिता अंगद से कहती है, हाँ अनाया, बिल्कुल सही कह रही हो, अब हमें घर जाना चाहिए। हम अगली बार ज़रूर मिलेंगे और हाँ, मैं इस बार आपकी दीदी से भी मिलूँगी। उनका मुझे मैसेज आया था, मैंने उन्हें रिप्लाई भी दिया था। इतना कहकर इशिता अनाया का हाथ पकड़ के अंगद को गुड बाय कहकर वहाँ से चली गई। कबीर और सोहेल, जिन्होंने एक जगह बैठकर दोनों पर नज़र बनाकर रखी थी, जब उन दोनों ने देखा इशिता और अनाया दोनों निकल गई हैं, तो वह दोनों तुरंत ही टेबल पर रखा हुआ मेनू लेकर अपने चेहरे को छुपाने लगे। हालाँकि जब इशिता और अनाया वहाँ से गुज़र रहे थे, तब उन दोनों को ऐसा लगा जैसे वहाँ बैठा आदमी काफ़ी देर तक उन्हें देख रहे थे, पर ज़्यादा ना सोचकर वह दोनों चुपचाप वहाँ से चले गए। उन दोनों के जाते ही कबीर ने अंगद को देखा, जो मुस्कुरा रहा था। यह देखकर कबीर गुस्से में कहता है, यह कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कबीर की बातों को सुनकर सोहेल वहाँ से उठकर उसे देखकर कहता है, यह तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पहली बार कोई बात है जो मुझे तुम्हारी पसंद आई। चलो हम दोनों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। कम से कम अगली बार ये हमारी बहनों के पास भी ना भटकेगा। सोहेल की बात सुनकर कबीर ने उसे देखा और चुपचाप वहाँ से चला गया। कबीर के जाते ही सोहेल ने एक नज़र अंगद को देखा और तुरंत उसके पीछे गया। इधर अनाया और इशिता ने बाहर आते ही एक नज़र ऑफिस को देखा और फिर वहाँ से जाने लगी। तभी इशिता ने अनाया से कहा, तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ, मुझे ज़रूरी काम है, तो मैं वो कह करके चली जाऊँगी। मेरे कहने का मतलब मुझे कुछ खरीदना है और कुछ वह सुपर मार्केट में मिलेगा। घर की तरफ सुपर मार्केट है, मैं वहीं से सामान ले लूँगी। इसके लिए तुम्हें वहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम घर चली जाओ। इशिता की बात सुनकर अनाया उसे देखते हुए कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेली चली जाओगी? मेरा मतलब अगर भाई को पता चला कि तुम अकेली हो तो? अनाया की बातों को सुनकर इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा ना, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं चली जाऊँगी। और वैसे भी मैं घर के पास वाले ही सुपर मार्केट में जाने वाली हूँ, तो वहाँ से घर जाने के में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इशिता की बातों को सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, तुम चली जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे कॉल कर देना। यह कहकर अनाया अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली गई। अनाया ने जाते ही इशिता के पहले तो आसपास की जगह को देखा और फिर वहाँ से पैदल ही जाने लगी। शाम का वक्त हो चुका था और इशिता सुपरमार्केट से अपना सामान लेकर फ़ोन चलाते हुए सड़क पर ही चली जा रही थी। उसने एक बार भी कॉल करके ड्राइवर को नहीं बुलाया था। ऐसे में वह बार-बार फ़ोन में आए हुए मैसेज पर चैट कर रही थी। सुपरमार्केट से काफ़ी दूर पहुँचते ही इशिता को महसूस हुआ कि वह एक सुनसान सड़क पर अकेले ही चली जा रही है। हालाँकि वहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसे डरा हुआ रास्ता भी अब लंबा दिखने लगा। उसने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा, जहाँ कोई भी नहीं था, और फिर अपने कदम तेज़ बढ़ाकर आगे बढ़ने लगी। वह आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से इशिता को किसी और के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसे लगा कोई आस-पास है जो उसका पीछा कर रहा है और यह काफ़ी वक़्त से है। ऐसे में इशिता ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं नज़र आया। अब इशिता को ज़्यादा डर लगने लगा। इशिता अपने कदम और ज़्यादा तेज़ बढ़ाकर आगे बढ़ती चली गई। इस बीच में अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकराया। उसके हाथ में रखा हुआ सारा सामान ज़मीन पर गिर गया। इससे पहले कि वह नीचे बैठकर अपने सामान को उठाने की कोशिश करती, तभी उसे किसी का परछाई नज़र आई। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि जो आदमी हाथों में बंदूक लिए उसके सामने खड़े थे। इशिता को आँखें फटी रह गई, क्योंकि उन दोनों के हाथ खून से लथपथ थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों ने पहले ही खून कर रखा है। इशिता हैरानी से उन्हें देख रही थी। तभी वह आदमी इशिता के पास आकर उसके बालों को पकड़कर खींचकर कहता है, कहाँ भाग रही थी? मैं अपने सामने खड़े आदमी को देखकर इशिता हैरानी से कहती, कौन हो तुम लोग, और तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कौन कौन हो तुम लोग? इशिता की बातों को सुनकर वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, हम कौन हैं यह बात भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। अभी तो तुम हमारे साथ चलो। यह कहकर वह आदमी ज़बरदस्ती इशिता को वहाँ से ले जाने लगा, पर इशिता ने हिम्मत दिखाकर उस आदमी को खुद से
दूर किया और फिर वहाँ से भागने लगी। पर अचानक भागने की वजह से उसका पैर एक पत्थर पर टकरा गया। वह तुरंत नीचे गिर गई। तभी दूसरा आदमी जो इशिता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसने तुरंत अपना हाथ में रखा चाकू इशिता की तरफ फेंका और चाकू इशिता के कंधे पर जाकर लग गया। इशिता दर्द से कहराने लगी। इशिता के कंधे से खून जमीन पर गिर रहा था। तभी इशिता ने हिम्मत करके अपने कंधे से लगा चाकू हटाकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग और तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? इशिता की बात सुनकर पहला आदमी जिसने बंदूक पकड़ रखी थी, वह गुस्से में इशिता की तरफ बढ़ने लगा। पर तभी इशिता वहाँ से उठकर आगे की ओर भागते चली गई। उन दोनों ने जब देखा कि कैसे उसके हाथों से इशिता बचकर आगे भाग गई, तब पहले आदमी ने दूसरे से कहा, कुछ भी हो जाए मुझे वह लड़की जिंदा चाहिए। पहले आदमी की बातों को सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, मैं सर हिलाया और तुरंत इशिता के पीछे भागने लगा। उसने अपना दूसरा चाकू निकाला और इशिता की तरफ वार किया। हालांकि इशिता काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी थी, लेकिन चाकू तब तक इशिता के पैरों में लग चुका था। इशिता चलते चलते रुक गई थी। उसने अपने पैरों से चाकू निकाला और उसे ज़मीन पर फेंका। कंधे पर पैर में चोट लगने की वजह से अब उसके शरीर में इतनी ही भी हिम्मत नहीं थी कि वह भाग सके, लेकिन फिर भी खुद को बचाव करने के लिए वहाँ से वो भाग रही थी। उसी बीच इशिता में को अपना फ़ोन का ख्याल आया और वह तुरंत अपना फ़ोन निकालकर कबीर को कॉल करने के लिए उसके नंबर को ढूंढने लगी। पर जल्दबाजी में उसने कबीर के नंबर की जगह उसके असिस्टेंट का फ़ोन कर दिया था। कई बार फ़ोन लगाने पर भी उसके असिस्टेंट ने इशिता का कॉल नहीं उठाया। तभी इशिता भागते हुए अपने फ़ोन से कबीर को मैसेज करने लगी, पर वह मैसेज भी जाने में देर लग रही थी। भागते भागते इशिता इतनी थक गई थी कि अब उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पीछे मुड़कर देखे। वह आदमी उसके करीब पहुंचने ही वाला था। फिर भी इशिता अपने को संभालने के लिए एक पत्थर का सहारा लिया और उसी को पकड़ कर एक जगह खड़ी हो गई। तभी अचानक से उसने देखा एक गाड़ी उसी की ओर बढ़ती जा रही थी। इशिता को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है, जबकि उसकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। यह सब सोचते हुए इशिता ने खुद की आंखें पर हाथ रख लिया। उसे लग रहा था जैसे अब वह नहीं बचने वाली। वह गाड़ी अब किसी भी समय उसे जान से मार देगी। कुछ ही समय बीता हुआ था और वह गाड़ी इशिता के पास आ चुकी थी, लेकिन उसी बीच में किसी ने इशिता का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। इशिता को कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आया। उसे ऐसा लगा जैसे उस गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। पर तभी इशिता आंखें खोली और खुद के सामने कबीर के चेहरे को देखा। कबीर की आंखें गुस्से से लाल दिख रही थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर नजर आ रहा था। इशिता कबीर को देखते हुए उसे कसकर गले लगाकर फूट-फूट कर रोने लगी। कबीर और उसके साथ आए हुए उसके कम से कम 30 से 40 बॉडीगार्ड पूरे रास्ते को ब्लॉक कर चुके थे। यहाँ तक कि कबीर ने अपने असिस्टेंट को भी इशारा कर दिया था। कुछ बॉडीगार्ड ने कबीर और इशिता को घेर रखा था, तो वहीं कुछ बॉडीगार्ड ने उन दोनों आदमियों को बीच में पकड़ के रखा था। इशिता भी रोए जा रही थी। कबीर ने उसे की रूह काँप रही थी। अगर वह सही समय रहते इशिता को बचाने के लिए नहीं आता तो अब तक वह गाड़ी इशिता को टक्कर मार चुकी होती। कुछ देर तक शांत रहने के बाद कबीर ने इशिता को देखा और फिर उसे खुद से दूर करके उसके चेहरे को देखने लगा। उसने इशिता को संभालने के लिए जैसे ही अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, इशिता के मुंह से जोर से चीख निकल गई और उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर की नज़र इशिता के कंधे पर चली गई, जहाँ से इशिता को काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। साथ ही उसने नीचे नज़र घुमाई तो उसने देखा इशिता के पैरों पर भी चोट लगी थी। यह सब कबीर देखकर खून और ज़्यादा खौलने लगा। तभी कबीर ने इशिता को वापस अपने गले लगाकर उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। कबीर की बात सुनकर इशिता रोते हुए कहती, मैं उन लोगों को नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता वो लोग कौन है। जब मैं मार्केट से घर जा रही थी लगी तब से यह लोग मेरे पीछा कर रहे थे। यहाँ तक कि इन लोगों ने मुझ पर हाथ भी उठाया, मुझे मारना चाहा और वह गाड़ी किसकी थी मुझे नहीं पता, वह भी मुझे मारने आया था। इशिता की बातों को सुनकर कबीर ने तिरछी नज़रों से उन दोनों आदमियों को देखा जिसे बॉडीगार्ड ने घुटने के बल बिठाया हुआ था। यह देखकर उसने असिस्टेंट से कहा, मैं इशिता को लेकर घर जा रहा हूँ, बाकी तुम संभाल लेना, मैं 2 घंटे के बाद तुमसे मुलाकात करूँगा। इतना कहकर उसने इशिता को अपनी बाहों में उठाया और तुरंत उसे गाड़ी में बिठाया, लेकिन तभी उसे याद आया कि इशिता को तो घर से पहले अस्पताल ले जाना चाहिए। उसने ड्राइवर को इशारा किया और इशिता को संभालने लगा। कबीर के जाते ही असिस्टेंट ने बॉडीगार्ड को इशारा किया। उसके बाद कुछ बॉडीगार्ड उन दोनों आदमियों को पकड़ के अपने साथ लेकर चले गए। इसके बाद असिस्टेंट भी उन दोनों से पूछताछ करने के लिए उनके साथ चला गया। कुछ समय बाद जब कबीर इशिता को लेकर अस्पताल पहुंचा तो इशिता कबीर से कहने लगी, आप मुझे हॉस्पिटल लेकर क्यों आए हैं? मुझे घर जाना है। इशिता की बात सुनकर कबीर उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हें घर की जगह हॉस्पिटल आना चाहिए। हम तुम्हें
हॉस्पिटल से तुरंत घर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी चोट पर पहले पट्टी हो जानी चाहिए, वरना यह जख्म और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर तुम्हें इससे भी ज़्यादा तकलीफ होगी। कबीर की बातों को सुनकर इशिता उसे देखने लगी। तभी डॉक्टर ने इशिता के पैर और कंधों पर चोट को देखा। उन्होंने तुरंत रुई लेकर पहले तो खून की साफ सफाई की, उसके बाद उस पर दवाई लगाई, पट्टी करने लगे। उस बीच में नर्स इंजेक्शन की तैयारी करने लगी। जब इशिता ने इंजेक्शन को देखा तो वह कबीर का हाथ पकड़कर उसे देखने लगी। यह बात कबीर भी जानता था कि इशिता को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। ऐसे में उसने डॉक्टर से कहा, क्या इंजेक्शन की जगह आप दवाई नहीं दे सकते? कबीर की बातों को सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिस्टर खन्ना, देने को तो मैं दवाई भी दे सकता हूँ, लेकिन इससे आपकी वाइफ को बहुत समय तक ऐसे ही दर्द में रहना होगा और इनकी चोट भी जल्दी ठीक नहीं होगी। इंजेक्शन से दवाई बहुत ज़्यादा असर करती है और 2 दिन में के अंदर यह ठीक भी हो जाएगी। डॉक्टर की बातों को सुनकर कबीर ने इशारा किया और खुद इशिता के सर को अपने सीने में छुपा लिया। वह नहीं चाहता था कि इशिता खुद को इंजेक्शन लगते हुए देखे। हालांकि इशिता को यह बात तो पता थी कि इंजेक्शन लगने वाला था। ऐसे में वह बहुत डर रही थी। तभी कबीर ने उसके एक हाथ को पकड़ा और उसे संभालने लगा। इशिता बस इंतजार कर रही थी कि कब डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाएगा और कब वह जाएगी। डॉक्टर ने भी इंजेक्शन लगा दिया और इशिता को पता भी नहीं चला। तभी डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है, लीजिए हो गया। इंजेक्शन से भले ही लोगों को डर लगता हो, लेकिन यह कब लग जाए पता भी नहीं चलता। डॉक्टर की बात सुनते ही इशिता ने तुरंत अपनी नज़रें उठाकर अपने हाथों को देखा। सच में इंजेक्शन लग चुका था। यह देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी कबीर ने इशिता को अपनी बाहों में उठाकर डॉक्टर से कहा, आप इतना घबरा क्यों रहे थे? इंजेक्शन देते समय भी आपके हाथ काँप रहे थे, आखिर आप इतना क्यों डर रहे थे? नर्स की बातों को सुनकर डॉक्टर अपने आप को शांत करते हुए कहता है, क्या तुम कबीर खन्ना को नहीं जानती हो? कबीर खन्ना बहुत खतरनाक इंसान है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने तो कई बार उससे कई लोगों को खून करते हुए भी देखा है और वह जिसका भी खून करता है उसे माफ़ करने के बाद खुद हॉस्पिटल भी लेकर आता है। यहाँ तक कि जो इंसान गलत करे उसे वह अस्पताल में भी मार सकता है। मेरी आँखों के सामने उसने कई सारे लोगों को जान से मारा है, लेकिन आज भी जिस कबीर खन्ना को मैं देख रहा हूँ वह बहुत ज़्यादा शांत नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी वाइफ़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चलो कम से कम कोई तो उनकी लाइफ़ में है, जो उनके गुस्से को शांत कर सकती है। डॉक्टर की बातों को सुनकर नर्स भी हैरान थी, उसे देख रही थी। नर्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस आदमी के सामने वह इतनी हिम्मत जुटाकर खड़ी थी, वह आदमी एक खूनी का था। हालाँकि नर्स कबीर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन डॉक्टर जानते थे, इसलिए उन्होंने नर्स को पूरी बात बताई, क्योंकि वह यह नहीं चाहते थे कि नर्स कबीर को लेकर कुछ भी गलत समझे। इधर गाड़ी में बैठने के बाद कबीर ने इशिता से कहा, जब तुम शॉपिंग कर रही थी, तब तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्या मैंने कहा नहीं था कि तुम जहाँ भी जाओगी बॉडीगार्ड को लेकर जाओगी? और मेरे वो सारे बॉडीगार्ड कहाँ हैं, जिसको मैंने तुम्हारे पीछे लगा कर रखा था? कबीर की बात सुनकर अचानक से सीता का कुछ दिन पहले की बात याद आई। जब वह कॉलेज से बाहर आ रही थी, तब कबीर के बॉडीगार्ड उसके पीछे चलने लगे थे और ऐसे में उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था और उसी वक़्त उसने गुस्से में उन बॉडीगार्ड को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। यह सोचकर सीता अपनी नज़र इधर-उधर घुमाने लगी। उसे जैसे ही उसकी चोरी पकड़ी गई हो। इशिता को इस तरह से नज़रें चुराते हुए देखकर कबीर गुस्से में कहता है, देखो इशिता, मैं इतना पागल नहीं हूँ जो अपने बॉडीगार्ड को फालतू का तुम्हारे पीछे रखूँगा। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं उन बॉडीगार्ड को तुम्हारे पास रखता हूँ और तुमने उन 2 लोगों को खुद से दूर कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह सब नहीं पसंद है, लेकिन वह लोग तुम्हारे पास नहीं रहते हैं, तुमसे दूरी बना कर रखते हैं ताकि तुम पर नज़र बना कर रख सकें। जब भी तुम मुसीबत में पड़ो, वो लोग तुम्हारी मदद करने के लिए तुरंत आ जाएँ। आज जो हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं यह दोबारा इमेजिन भी नहीं करना चाहता हूँ। और हाँ, जिसने भी तुम पर हमला करवाया है ना, उसे कबीर खन्ना कभी नहीं छोड़ेगा। कबीर को गुस्से में देख इशिता उसे देखते हुए कहती है, क्या आपको पता चला वह लोग कौन थे? क्योंकि मैं वो तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती थी। क्या वह लोग आपके दुश्मन थे? अगर वो आपके दुश्मन थे तो वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैं तो आपके दुश्मन को जानती भी नहीं हूँ। इशिता की बातों को सुनकर कबीर गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं, वह लोग मेरे दुश्मन नहीं थे। वह जो भी कोई है उसका चेहरा भी बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। शायद उसके चेहरे को देखने के बाद तुम यकीन नहीं कर पाओगी, लेकिन हाँ, वह जो भी है तुम्हारा कोई अपना है। कबीर की बातों को सुनकर इशिता हैरानी से कहती है, आपके कहने का मतलब क्या है? वो मेरा कोई
अपना, लेकिन मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। मेरा मतलब आप लोगों के अलावा तो कोई मेरा अपना नहीं है। यह कहते कहते इशिता तुरंत कबीर की तरफ घूमने लगी, पर अचानक से घूमने उसकी हल्की सी चीख निकल गई। तभी कबीर ने गुस्से में उसको पकड़ के ठीक से बिठाते हुए कहा, तुम सच में बेवकूफ़ लड़की हो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें चोट लगी है तो तुमसे शांति से बैठा नहीं जाता। हर काम में नहीं करके बताऊंगा। अब मैं अगर तुम एक बार भी यहाँ से हिलने की कोशिश करोगी ना, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं चलती गाड़ी से तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। कबीर की बातों को सुनकर इशिता मुंह बनाकर कहती है, अगर चलती गाड़ी से बाहर ही फेंकना ही था तो आपने मुझे बचाया क्यों? मर जाने देते। इशिता ने जैसे ही ये कहा, कबीर गुस्से में उसे देखकर दांत पिसकर कहा, आइंदा से ऐसे शब्द मेरे सामने बोलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कबीर की बातों को सुनकर इशिता को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह मुंह बनाते हुए कहने लगी, आपसे बुरा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। और मैंने क्या गलत कहा? आपको क्या पता भी है इस नफरतों में भी कितनी तंग आ चुकी हूँ। हर बार कोई न कोई मुसीबत आती रहती है। ऐसा लगता है मेरा बाहर जाना ही भी मुश्किल हो चुका है। एक तरफ वह अलीशा जो मुझे मारना चाहती है, जबकि मुझे पता भी नहीं है कि वह मुझे मारना क्यों चाहती है। दूसरी तरफ ये से अनिका जो मुझे देखकर मुँह बना लेती है, जबकि मुझे ये भी नहीं पता कि वह ऐसा क्यों करती है। तीसरी तरफ आपके पापा जो मुझे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वह मुझे पसंद भी नहीं करते। फिर भी मुझे नहीं पता कि आखिर मैंने गुनाह क्या किया? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? वैसे तो आप शुरुआत से ही मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इतना समय रहने के बाद क्या आपको मेरे लिए अच्छा फ़ील नहीं होता? क्या आपको ऐसा लग लेकिन इतना समय रहने के बाद क्या आपको मेरे लिए अच्छा फ़ील नहीं होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं शुरुआती से ही गलत हूँ? इशिता की बात को सुनकर कबीर उसे देखने लगा। आज उसे इशिता की बातें बहुत अजीब लगी।